मुर्शिद साहब से। डॉक्टर मुर्शिद साहब, प्लीज स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच सर। मेरी आवाज़ सब लोग सुन सकते हैं? हाँ जी, आ रही है सर। चलिए, मैं आभारी हूँ डॉक्टर पंडित देवज्योति शर्मा जी का और डॉक्टर सुरेश भाई पटेल कि आपने मुझे मौका दिया ये इस जो हॉट टॉपिक चल रहा है सुसाइडल बिहेवियर्स, स्पेशली कोविड के टाइम पे इस पे पब्लिक से कुछ इंटरेक्ट करने का और बोलने का। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है सुसाइडल बिहेवियर्स ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक। तो कुछ केसेस से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉक। तो ये एक हम लोगों ने न्यूज़ देखा था कि 28 लोग ने सुसाइड किया। ये चंडीगढ़ की न्यूज़ है। अभी जब लॉकडाउन के दौरान डिफरेंट फैक्टर्स हैं, क्या हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर एक और ये न्यूज़ आई कि कोरोना के खौफ से दिल्ली में एक इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर ने खुदकुशी की। उसको ये डर लग रहा था कि वो शायद कोरोना से संक्रमित है, लेकिन बाद में जब उसकी पोस्टमार्टम और उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें आया कि उसको कोरोना से वो पीड़ित नहीं था। फिर बिहार से ये खबर आई है कि एक और व्यक्ति ने कोरोना के डर से, उसको कुछ खांसी जुकाम बुखार के सिम्टम्स आए, उसको लगा कि उसको कोरोना है और लोगों को वो कोरोना न फैला दे, तो उसने अपनी जान ले ली, सुसाइड कर लिया। और वो भी बाद में उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें है कि सुसाइड जो है वो करीब लीडिंग कॉज है 300 लॉकडाउन डेथ्स का इंडिया। ये एक स्टडी हुई थी और इस स्टडी में ये देखा गया कि 300 डेथ्स हुई हैं इंडिया में लॉकडाउन के दौरान, यानी जो कोरोना का पैंडमिक चल रहा था। तो सुसाइड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है जानना कि ये सुसाइड क्या है। तो सुसाइड एक लैटिन शब्द से लिया गया है शब्द, और इसका मतलब है कि वो व्यक्ति की इच्छा अपनी जान देने की या मृत्यु पाने की। तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें सुसाइड से मिलती जुलती हैं और उसको भी जानना चाहिए। सबसे पहली है सुसाइडल आइडिएशन। इस सुसाइडल आइडिएशन का मतलब है कि एक व्यक्ति जिसके मन में थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं कि वो मर जाए, और किसी न किसी तरह के उसने, हो सकता है कुछ प्लान्स भी बना रखे हों, कुछ उसका इंटेंट हो। जो सुसाइडल इंटेंट है वो बेसिकली क्या है कि एक व्यक्ति है जो चाहता है कि उसका डिस्ट्रक्शन हो, नुकसान हो उसको, जिसकी वजह से अंत में वो मर सके। सुसाइडल अटेम्प्ट हम लोग जानते हैं कि जो लोग अपने आप को खुद नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं बट वो उससे उनकी मृत्यु नहीं होती, वो नॉन फेटल आउटकम होता है। फिर फाइनली सुसाइड, जैसे हम लोगों ने अभी पहले भी बात की कि अपने आप अपनी खुद जान लेना या खुद अपने आप अपनी मृत्यु को बुलाना, वो सुसाइड है। तो जैसे पहले ही हम लोगों ने कहा कि 300 कोरोना डेथ्स के कोरोना वायरस पैंडमिक के दौरान 300 डेथ्स हुई, और ये बेसिकली इसका मेन कारण ये था एक डिस्ट्रेस, जिसके हम लोग कारण आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट है पैंडमिक का या जो कोरोना का जो अभी पैंडमिक चल रहा है वो है अक्यूट स्ट्रेस। इसमें क्या होता है कि जो भी लोग हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो लोग किसी न किसी प्रकार से ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। स्ट्रेस अच्छी चीज़ है बट ओवर स्ट्रेस होना ख़राब चीज़ है। स्ट्रेस हम लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, बट वो जब स्ट्रेस एक लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर तकलीफ़ देता है, और फिर हो सकता है कि वो एक किसी न किसी तरह व्यक्ति फिर ओवर स्ट्रेस होकर के सुसाइड की तरफ आगे बढ़े। इसमें हम लोगों को देखना है कि जो भी व्यक्ति ओवर स्ट्रेस्ड होगा उसमें हम लोगों को बेसिकली क्या मिलता है, व्यक्ति में नर्वस ज़्यादा होता है, घबराता है, इरिटेबल होता है, उसको लगता है कि एकदम हाथ पैर उसके टाइट से हैं, चीज़ों पे वो अटेंशन या कंसंट्रेशन नहीं दे पाता है, और ऑब्वियसली उसकी जो नींद है वो भी ठीक से पूरी नहीं हो पाती, उसको ठीक से नींद नहीं आती। साइकोसिस बेसिकली एबनॉर्मल बिहेवियर है। ये भी हम लोगों को जो कोरोना में बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस या जो उससे पीड़ित होते हैं उसके फियर से, उनमें ये साइकोटिक इलनेस भी डेवलप कर सकती है। इसमें जो पेशेंट रहता है उसमें एक तरह से एबनॉर्मल बिहेवियर रहता है, यानी वो अपने आप को ध्यान नहीं देगा, वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेगा, उसके मन में अजीब अजीब से विचार आएंगे, वो अपने आप से बड़बड़ाएगा, वो अपने आप से बातें करेगा। हो सकता है कि उसके कान में लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही हो जिसके ऊपर वो एक्ट आउट भी कर सकता है। फिर
उसको शक होता है चीज़ों में कि लोग उसके दुश्मन हैं, लोग उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हाँ कोई उसका साथी नहीं है। तो ये सब बेसिकली साइकोसिस के सिम्टम्स आते हैं। फिर डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन में जो अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसमें जो हमको सिम्टम्स मिलेंगे वो ये है कि कुछ भी चीज़ में मन नहीं लगना, वो चीज़ें जिनमें पहले उस व्यक्ति को रुचि थी अब रुचि का कमी आना, साथ में मन की उदासी, फिर थकान जल्दी आना, चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित देर तक न कर पाना, नींद ठीक से ना आना, और एक लगातार एक मन में एक नेगेटिव से गिल्ट से विचार आना कि जो चीज़ें ख़राब हैं या हो सकता है ख़राब हों उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। फिर एंड में बहुत जब ये डिप्रेशन थोड़ा सीवियर हो जाता है तो व्यक्ति में अपने आप को नुकसान पहुंचाने या अपने आप को खुद मर जाने के भी विचार आते हैं। इस तरह के व्यक्ति अगर किसी में विचार आते हैं तो वो व्यक्ति आगे चल कर के सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि मेजर रिस्क फैक्टर्स क्या हैं सुसाइड के इस कोरोना के पैंडमिक में। तो जो सबसे पहला रिस्क फैक्टर देखा गया वो है सोशल आइसोलेशन, जिसे हम लोग कहते हैं कि भौतिक दूरी। तो इसमें क्या होता है कि जब लोग आपस में ठीक से मिलजुल नहीं पाते हैं, लोग जिनकी आदत थी आपस में मिल कर के रहने की, बाहर घूमने की, निकलने की, जब वो एक तरह से बंद हैं, उनको सारी तरह की बंदिशें हैं, वो बाहर नहीं जा सकते और उनको अलग किया गया है। तो ये बेसिकली एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट भी कई बार डालता है कुछ लोगों के मन पे। वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी हम किससे इंटरेक्ट करें, हमारा कोई दोस्त नहीं है, हम एकदम अकेले हैं। और इन चीज़ों ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है सुसाइड के लिए। फिर क्वारंटीन में भी सेम चीज़ होती है। क्वारंटीन में भी आप अपने परिवारजनों से, अपने अगर आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में स्पेशली, तो आप अपने परिवारजनों से, अपने दोस्तों से, सबसे आप दूर हो जाते हैं, अलग रखे जाते हैं। और अगर आप घर में भी क्वारंटीन हैं तो भी आप अपने बच्चों से, अपने परिवार से, उनसे मिल नहीं सकते। एक अलग कमरे में आपको अलग से अकेले रहना होता है, जो आपका स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी बढ़ा सकता है। फिर लोगों में हम लोग देख रहे हैं कि एक बड़ी नेगेटिव सी फीलिंग है उसको लेकर के, एक स्टिग्मा सा बना हुआ है कि अगर इसको किसी व्यक्ति को पता भी चल जाता है कि उसको कोरोना है तो भी उसमें लोग उसका साथ नहीं देते, उससे दूर दूर कटने लगते हैं। हम लोग रोज़ अखबारों में खबरें सुनते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमित निकला है तो उसके जो सोसाइटी है, उसकी जो कॉलोनी है, वो लोग उसको अलग से निगलेक्ट करने लगते हैं, लोग उनसे दूर दूर रहने लगते हैं। यहाँ तक कि तो ये भी इतना स्ट्रेस आया है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनमें देखा गया है कि वो लोग जहाँ पर रहते हैं, अगर लोगों को पता चलता है कि वो एक्टिव कोरोना ड्यूटी में हैं तो भी लोग उनको अपने घर में, अपनी सोसाइटीज़ में नहीं रहने पसंद करने देते हैं, ताकि कहीं ना कहीं उनसे इन्फेक्शन आकर के लोगों को ना लगे। तो बेसिकली फ्रंट हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनमें भी बहुत कॉमन है इस तरह के सुसाइडल अटेम्प्ट्स होना। जो उसके लिए मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि वो दिन भर वहाँ पर अकेले में काम करते हैं, अपने सामने पेशेंट्स को कई बार वो एकदम बुरे हाल में हो करके मरते हुए भी देखते हैं, और एक तरह से बहुत ओवर स्ट्रेस्ड रहते हैं क्योंकि जो वर्किंग कंडीशंस हैं पीपी के साथ वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे हेल्थ वर्कर्स को काम करना पड़ रहा है बट उनके पास एडिक्वेट प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट नहीं है जिससे वो अपना बचाव कर सकें। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें एक बड़े स्ट्रेस का काम करती हैं। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आया, जो सुसाइड्स में देखा गया, जो नंबर 1 फैक्टर बन के उतरा, वो था एक लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी इकोनॉमिकल क्राइसिस आना। बिजनेस लोगों के बंद हो गए हैं, लोगों के पास पैसों की कमी है, पर घर के खर्चे भी चलने हैं। साथ में ये देखा गया कि स्पेशली वो लोग जिन लोगों ने लोन्स ले रखे हैं उनको EMIs भरनी है। अब जब उनके पास किसी प्रकार का कोई काम नहीं है, किसी प्रकार की कोई आमदनी नहीं है, बट उनको बैंक्स की तरफ से प्रेशर है कि उनको लोन्स चुकता करने हैं, तो एक तरह का ये बहुत बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस और प्रेशर है जिसको लोग सकम कर जाते हैं और उसकी वजह से भी कई बार लोग सुसाइड करते हैं। फिर स्टॉक मार्केट में जैसे हमने देखा कि अभी तक कभी इतनी डाउन हम लोग की स्टॉक मार्केट नहीं गई थी, चाहे वो भारत की हो चाहे वो भारत के बाहर की हो, बट ये एक बहुत मेजर क्राइसिस आया इस पैंडेमिक के साथ। फिर हमने ये देखा कि जब सब कुछ लॉकडाउन हुआ, सब कुछ बंद हो गया, तो स्पेशली लोग घर पे रहने लगे।
जो लोगों की आदत नहीं थी घर पे रहने की, लोग बाहर रहने थे, तो कई बार लोगों में ये देखा कि परिवार में एक तरह से एक लड़ाई झगड़ों का माहौल शुरू हो गया। कई लोग आपस में पति पत्नी या और भी आपस में जो रिलेटिव्स हैं, वो छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ाना, हर बात पे गुस्सा होना, क्योंकि वो इस लाइफस्टाइल को जीने के आदी नहीं हैं। सबकी अपनी एक फ़िक्स लाइफस्टाइल है और इसकी वजह से सब कुछ चेंज हुआ। बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ हुई कि जब सारी दुकानें बंद हो गई तो वो व्यक्ति जो लोग नशा करते थे, स्पेशली जो अल्कोहलिक्स थे, बाकी जो ड्रग एडिक्ट्स थे, उनको अपना नशा मिलना बंद हो गया। तो जो लोग क्रोनिक नशा करते थे, जैसे अल्कोहल कंजम्पशन जिनका बहुत ज़्यादा था, तो जब भी उनको अगर अल्कोहल नहीं मिलेगा और उनको ठीक से इलाज अगर नहीं दिया गया तो वो उसके विड्रॉल स्टेट्स में जाते हैं। विड्रॉल स्टेट में उनको अंदर से बहुत तीव्र इच्छा होती है कि वो उसको लें, और जब वो चीज़ें उनको नहीं मिलती हैं तो उनके हार्ट रेट बढ़ना, बीपी बढ़ना, बहुत सीवियर एंजाइटी होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं कि इसकी वजह से कई बार पेशेंट्स को सीजर आते हैं, या बहुत से पेशेंट्स को साइकोसिस डेवलप कर जाता है, डिलीरियम डेवलप कर जाता है। उसमें भी कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो देखा गया है कि उन्होंने सुसाइड किया। कुछ पेशेंट्स हम लोगों की खबरें ऐसे आई जिन्होंने अपने सैनिटाइज़र्स की बोतल को खोल करके पीने की कोशिश की, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि सैनिटाइज़र में अगर 70% 80% अल्कोहल कंटेंट है तो ये हमारी जो अल्कोहल के अंदर से इच्छा हो रही है उसको पूरा करेगा। तो उसकी वजह से भी उनकी बेसिकली डेथ हुई, या फिर उन्होंने अपने आप को मार लिया कि जो परेशानी वो झेल रहे थे शराब या नशा ना मिलने की वजह से, उससे बेहतर उनको अपनी जान देना लगा। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इस चीज़ों में इररिस्पॉन्सिबल मीडिया का। इसीलिए ये बार बार कहा जाता है कि जब भी आप लोग फॉलो करें कोरोना के ट्रेंड्स को, कोरोना की फिगर्स को, तो हमेशा वो रिलायबल सोर्स से होना चाहिए। आजकल हम लोग देखते हैं कि इतने सारे न्यूज़पेपर्स, इतनी सारी न्यूज़ चैनल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड कुछ ना कुछ आपको कोई भी आप न्यूज़ खोलिए उस पर सिर्फ और सिर्फ आपको कोरोना से ही संबंधित न्यूज़ आपको मिल रही होगी। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर हुआ। बहुत से पेशेंट्स हम लोग के पास आते हैं जो हम लोग को दिखाते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब भी मैं टीवी खोलता हूँ तो सिर्फ कोरोना की न्यूज़ आती है, उसको देखने के बाद अजीब सी बेचैनी होने लगती है, मन में अजीब अजीब से विचार आने लगते हैं, ऐसा लगता है कि मैं न मर जाऊँ, मेरे परिवार वाला न मर जाए। फिर अगर यही चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं तो जो हम लोगों ने डिप्रेशन, साइकोसिस और ओवर स्ट्रेस की बात की, वो स्टेजेस भी कंप्लीट होने लगती हैं। फिर अभी हम लोग देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। ये एक छोटी सी लिस्ट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं कि किन लोगों को हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये लोग हाई रिस्क लोग हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं, या सुसाइड जिन लोगों ने किया उनमें क्या क्या रिस्क फैक्टर्स मिले। सबसे पहले था कि पहले भी वो लोग सुसाइड के अटेम्प्ट्स कर चुके हैं, उनकी प्रीवियस हिस्ट्री है। फिर उनमें किसी न किसी प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है जो इस पैंडमिक की वजह से और एक्सासरबेट यानी और ज़्यादा बढ़ गया है। फिर जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस यूज़ है, किसी न किसी प्रकार के नशा के वो आदी हैं, या उनके परिवार में फैमिली हिस्ट्री है, उनके माता पिता, भाई बहन या कोई भी जो न्यू ने पहले सुसाइड कर रखा है। फिर टर्मिनल इलनेस, क्रोनिक फिजिकल इलनेस, यानी वो लोग जिनको लगता है जो टर्मिनल इलनेस है, जैसे कि कुछ लोगों को एडवांस्ड कैंसर हो सकते हैं, एडवांस कार्डिक डिजीज़ेस हो सकती हैं जिनमें ऑलरेडी परमानेंट डिसेबिलिटी है, और अगर उनको ये लगता है कि अब हमको कोरोना भी हो जाएगा तो हमारी डिसेबिलिटी और बढ़ जाएगी, तो वो लोग भी कई बार सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो ये हमारी लिस्ट है जो रिस्क फैक्टर्स की है। फिर ये इम्पोर्टेंट है कि हमें जो पेशेंट्स हैं जो जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है या जो सुसाइड के विचार आते हैं, उनसे हमें बेसिकली क्या पूछना है ताकि हम उनका असेसमेंट कर सकें कि ऐसा तो नहीं कि ये व्यक्ति आगे चल करके किसी न किसी तरह के सुसाइड को अटेम्प्ट करेगा। तो अगर पेशेंट स्ट्रेस में है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें उससे पूछना है कि भाई आपको इस तरह से स्ट्रेस का क्या कारण है, कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि लगातार 24 घंटे हर समय आप एक तरह के स्ट्रेस में रहते हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं जो पैंडमिक से रिलेटेड हैं, जैसे आपके अपने रिलेशनशिप में किसी प्रकार की कोई कड़वाहट आ रही हो, फैमिली में आपस में आपके डिस्कॉर्ड चल रहा हो, अकेलेपन में हो, या इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सब्सटेंस विड्रॉल या शराब या किसी और नशे की वजह से आप विड्रॉल में चल रहे हों, या आपका जॉब चला गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत सीवियर इकोनॉमिकल क्राइसिस में चल रहे हैं। तो ये बेसिकली हमको पेशेंट से पूछना होता है।
अगर पेशेंट को हम देखते हैं कि वो एंशियस है, यानी उसको घबराहट हो रही है, उलझन हो रही है, या एजिटेशन या इरिटेबल है, तो उसमें हम लोगों को पेशेंट से ज़रूर बात करनी है कि आप अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप अपने परिवार के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या उस व्यक्ति को अपनी डे टू डे रोज़मर्रा की चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं। ऐसा तो नहीं कि खाने की चीज़ें या उसके रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उस व्यक्ति को अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। क्या आप अकेलापन महसूस करते हैं जब से आप अलग हुए हैं, क्वारंटीन हुए हैं, या आप आइसोलेशन में हैं। क्या आप अपने परिवार को मिस कर रहे हैं, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, बहुत आप डिप्रेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको एक्सट्रीम सेटबैक महसूस हो रहे हैं, यानी आपको एक होपलेसनेस, वर्थलेसनेस की आपको फीलिंग आ रही है। क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप बोझ बन गए हैं दूसरों के ऊपर। बहुत से पेशेंट्स ऐसा कहते हैं, स्पेशली वो जिनको कोरोना पॉजिटिव आ जाता है उनको, वो कहते हैं कि नहीं अब तो मैं बचूंगा ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। ज़्यादातर केसेस जो हम लोग कोरोना के देखते हैं वो ये हैं कि वो बेटर हो रहे हैं, ठीक होकर के घर जा रहे हैं। बट लोगों के मन में एक इस तरह के नेगेटिव विचार हैं कि अगर हमें कोरोना हो गया तो हम मर ही जाएंगे। तो ये एक ओवर बर्डन कर रहा है वो व्यक्ति अपने थॉट्स को, साथ में कि मेरी ज़िंदगी एक दूसरों के ऊपर बोझ सी बन जाएगी। तो ये सारे सवाल हमको उससे करने हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल है जो हमें पेशेंट से पूछना है कि क्या कभी आपके मन में अपने आप को नुकसान पहुंचाने के विचार आए हैं। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि अब मुझे जीना नहीं चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या आपने कभी उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्लान बनाया है। क्या आपने कोई सामान लाए हैं या आपने कोई तैयारी की है, क्योंकि ये चीज़ें हमें उसके थॉट की सीवियरिटी बताती है। मात्र मन में विचार आना एक चीज़ है, बट विचार आया और व्यक्ति बाहर जा कर के उसको लिए अपने आप को मारने के लिए सामान ले आया, तो ये चीज़ उसके विचार की तीव्रता या सीवियरिटी हमको बताती है। तो ये बहुत ज़रूरी है मरीज़ से या पेशेंट से इसके बारे में पूछना। फिर क्या उस व्यक्ति ने पहले कभी कोई सुसाइड अटेम्प्ट्स कर रखे हैं, या अगर किए तो वो किस प्रकार से किए। तो इसलिए हम लोगों को ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी पड़ती हैं। तो अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमको मिलता है जिसमें हमें ये चीज़ें मिल रही हैं, तो अब हमें उसकी तरफ आगे क्या मैनेजमेंट करना है ताकि उसका सुसाइड से हम उस व्यक्ति को बचा सकें। तो जो इमीडिएट इंटरवेंशंस हैं वो क्या है कि आप उस व्यक्ति के पास जाइए, उससे बात करिए। आमतौर पे देखा जाता है कि ये लोग इतने डिस्ट्रेस्ड होते हैं या इतने डिप्रेस्ड होते हैं, ये एक किसी से बात नहीं करते या लोग इनसे बात नहीं करते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको जा कर के ये चीज़ बताइए कि मैं यहाँ पर आपके लिए हूँ एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू। उसको एक समय दीजिए ताकि वो आपके साथ बैठ करके वो व्यक्ति अपने मन की बातें, अपनी परेशानियाँ, अपने थॉट्स को आपसे डिस्कस कर सके। हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोग को स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चनिंग पेशेंट से नहीं करनी है, जैसे कि तुम क्यों टेंशन में हो, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुमसे ज़्यादा लोग दुनिया में परेशान हैं। तो बेसिकली ये जो है ये इनडायरेक्ट प्रहार करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो हम लोगों को ऐसे, और हम लोगों को कभी भी पेशेंट को रिडिक्यूल नहीं करना है, यानी हमको पेशेंट को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होने देना है कि तुमने ऐसा लोन क्यों लिया। ये तो चीज़ तुमको पहले ही सोचना चाहिए था लोन लेने से पहले कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता उसको कौन चुका पाता। अब आज तुम परेशान हो रहे हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा काम धंधा बंद है, मैं कैसे लोन चुकाऊंगा, या मैंने ये सामान लिया है, मैं इसके पैसे कैसे भरूंगा। तो बेसिकली हमको पेशेंट के साथ एम्पैथी शो करनी है। हमको है कि हमें उसके बूट्स में खड़े होना है, हमें कहना है कि हाँ मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ। इसको उस तरह से हमको आगे ले जा करके पेशेंट से बात करनी है। बहुत ज़रूरी है कि हमें पेशेंट के साथ सपोर्टिव तरीके से बात करनी है कि हाँ हम लोग बैठ करके आपको इस परेशानी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, हम लोग मिल करके एक दूसरे की मदद करेंगे। फिर जब आप उससे अच्छे से बात कर लीजिए, सब कुछ हो जाए, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उससे एक प्रॉमिस लीजिए, और उस प्रॉमिस में आप उससे कहेंगे कि आप मुझसे वादा करिए कि आप अपने आप को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देखा गया है कि जब एक साइकियाट्रिस्ट का कॉलम भी मैंने पढ़ा था, वो उसमें यह था कि एक व्यक्ति ने रात में 2 बजे एक साइकियाट्रिस्ट को फ़ोन किया और उनसे बोला कि मेरे मन में अपने आप को मारने के विचार आ रहे हैं।
उस व्यक्ति ने उस साइकियाट्रिस्ट ने उसके साथ रात में 2 से 3 घंटे तक फ़ोन पर बात की, और उसके बाद उस व्यक्ति ने अपने मरने की इच्छा कहा कि अब मेरी इच्छा ख़त्म हो गई है, और उस व्यक्ति ने आत्महत्या नहीं की। ज़रूरी ये नहीं था कि उसने उसको समझाया, ज़रूरी ये था कि उस व्यक्ति ने कहा कि मुझसे आपने इतनी देर बात की, मैं अपने मन की बातें बाहर निकाल सका, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये देखा गया है इस तरह के पेशेंट्स जो आत्महत्या करते हैं उनके मन में बहुत सी बातें होती हैं जो वो लोग दूसरों से बता नहीं सकते, इसलिए ज़रूरी है कि हमें उनको एक लैंडिंग ईयर देना है। अब हमारा क्या प्लान होना चाहिए से पेशेंट्स के लिए कि जो पेशेंट्स को हमें बताना है कि अगर आपके मन में इस तरह के सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करिए। जैसे पहली चीज़ तो यही है कि आप किसी से बात करिए, फिर अपने परिवार के साथ क्लोज टच में रहिए, कोई पॉजिटिव एनर्जी वाली बुक्स पढ़िए, नेगेटिव बुक्स नहीं पढ़नी है, थोड़ा सा ऐसी जो मोटिवेशनल बुक्स हों इस तरह से बुक्स थोड़ा सा पढ़िए, या अगर आपको जिस भी तरह की किताबें पसंद हैं थोड़ा सा उनको पढ़िए, उसमें थोड़ा सा ना समय दीजिए। फिर अपनी कोई ना कोई हॉबी को ढूंढिए, जो आप बचपन में आपकी हॉबी रही होगी, आपको पसंद रहा होगा, उसको आप ढूंढिए, उस हॉबी को दोबारा से जागिए, उसको दोबारा से लिखिए। थोड़ा सा अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाइए, अपने ब्रेन की फंक्शनिंग थोड़ी सी बढ़ाइए, ब्रेन गेम्स खेलिए, और जो भी आपके मन में विचार आते हैं उनको बहुत ज़रूरी है कि उनको एक कागज़ पे लिखिए, उनको देखिए कि इसमें से कौन कौन से पॉजिटिव विचार हैं, कौन से नेगेटिव। जो नेगेटिव विचार हैं उनको एक कागज़ पे लिखिए, उस कागज़ को फाड़िए और फाड़ करके डस्टबिन में डालिए। इस तरह से आपको ये लगेगा कि जो मेरे मन में नेगेटिव विचार थे मैंने उनसे निजात पाई है। तो ये एक थोड़ी सी साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज है जो आप करते रहिए। नेक्स्ट चीज़, मैंने जैसे कहा कि आपको प्रॉमिस करना है कि आप ऐसे कभी भी कदम नहीं उठाएंगे, अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों से उनसे बात करेंगे। फिर अगर ऐसा लगता है कि ये सब कुछ करने के बाद भी चीज़ें हाथ से बाहर हो रही हैं या आप कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं, तो प्लीज़ फ़ौरन एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए और जा कर के कंसल्टेशन लीजिए। या अगर ये चीज़ परिवारजन सुन रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको हल्के में मत लीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति कभी भी बोलता है कि मैं अपनी जीवन अंत करना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, उसको कभी हंस के टालिए मत। अगर किसी के तो उसमें तुरंत एक्शन लीजिए। जो चीज़ें आपको बताई गई हैं अगर आप वो फॉलो करते हैं और फिर भी लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, तुरंत उस पेशेंट को एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाइए ताकि उसका डिटेल्ड असेसमेंट और आगे मैनेजमेंट हो सके। तो अब हमारा हाई सुसाइडल रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए कि अगर पेशेंट हमारे पास एडमिटेड भी है हॉस्पिटल में या जैसे भी है, तो एक फुल टाइम उसका सुपरविज़न होना चाहिए। अगर वो घर पर भी है अपने, तो जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको कहना है कि 24 आवर्स पेशेंट के ऊपर आपको अपनी नज़र रखनी है। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे वो व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचा सके, जैसे कि कोई भी कपड़े जिससे वो फांसी लगा सके, कोई भी लीथल ऑब्जेक्ट यानी कोई ब्लेड्स, कोई चाकू, कोई कैंची, कोई भी ऐसी शार्प चीज़ जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सके, सुसाइड अटेम्प्ट कर सके, कोई भी तरह का ऑल आउट, कोई भी तरह का मॉस्किटो रेपेलेंट, जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लगता है कि नहीं उसको भी वो पी सकता है, पेस्टिसाइड्स, कोई भी चीज़ उसके रीच से बाहर होनी चाहिए। उसमें जो बाथरूम या कमरे के डोर्स हैं उनमें अंदर से लैच यानी कुंडी नहीं लगी होनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग बाथरूम में गए और वहाँ से उन्होंने खिड़की से छलांग लगा दी, या बाथरूम में जा कर के उन्होंने टॉयलेट क्लीनर पी लिया, या उन्होंने कुछ ना कुछ अपने आप को नुकसान पहुँचा दिया। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है कि इसमें होना चाहिए। और अगर कोई ऐसे पेशेंट में ऐसे सिम्टम मिलते हैं तो रेगुलर उसका रिस्क असेसमेंट साइकियाट्रिस्ट के पास जा कर के कराते रहना चाहिए। तो कितने रिस्क पे हमें क्या करना है, जैसे जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनमें डिप्रेशन देखा गया है, कोई ना कोई ऐसा अक्यूट स्ट्रेसफुल इवेंट देखा गया है, फिर उनमें बचाव के कोई ऐसे फैक्टर्स नहीं होते हैं, और उसमें अगर जो सुसाइडलिटी होती है वो या तो पहले से सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर चुके हैं या उनकी हिस्ट्री रही है, तो उनको ऐसे जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनको तुरंत साइकियाट्रिक सेटअप में उनको एडमिट कराएं
और उनका ट्रीटमेंट तुरंत होना चाहिए। और हॉस्पिटल के स्टाफ को भी 24 घंटे चाहे सीसीटीवी कैमरे से या पर्सनल प्रेजेंस से उनके ऊपर 24 घंटे निगाह रखनी है। फिर अगर रिस्क जो है वो मॉडरेट है और रिस्क जो है वो लो है तो उसमें ज़रूरी नहीं कि लो रिस्क में पेशेंट को एडमिट कराया जाए, मॉडरेट में एडमिट कराया जा सकता है। एक प्लान डेवलप किया जा सकता है उनके ऑब्जर्वेशन के लिए, उनकी काउंसलिंग के लिए, उनके फैमिली काउंसलिंग के लिए। और अगर लो रिस्क फैक्टर्स है ऐसे जिसमें सिर्फ कभी कभी मन में मरने के ऐसे विचार आए हैं बट उसने कभी उसके बारे में सीरियसली नहीं सोचा है या किसी तरह का प्लान नहीं बनाया है, तो उसमें ज़रूरी है कि हम उनको ओपीडी बेसिस पर ही पेशेंट को साइकियाट्रिस्ट को दिखा सकें ताकि उसकी जो भी बेसलाइन कंडीशन है, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, उसको आइडेंटिफाई करके उसका इलाज हो सके और घर पे ही पेशेंट को रखा जा सके। सो हमारी मेन स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए कि पहली चीज़ तो ये है कि जो एक कलेक्टिव एफर्ट है, यानी इसमें जो एक ये ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है, सबको मालूम है कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस फेज है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम लोग इसके बाहर आएँ। तो बट इसमें हम लोगों को मिल करके जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, जो ऐसे पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको मिल करके एक कोलैबोरेशन में काम करना पड़ेगा, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो मैंने पहले भी बताया कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें सेलेक्ट करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग कोई लोकल इररिस्पॉन्सिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को मान रहे हैं और उससे विचलित हो रहे हैं। तो अपने गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करिए, या सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी स्पेसिफिक गाइडलाइंस देता है उसको हमें फॉलो करना है। फिर हमें उन लोगों पे ध्यान देना है, स्पेशली जो लोग बताते हैं कि मैं जीवन से थक गया हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे अकेला रहना है, अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, ये मैंने पहले भी चीज़ें बताई थी। तो इसका हमको बहुत ख़ास ध्यान रखना है उन चीज़ों का। फिर फिज़िकल डिस्टेंस रखना है, सोशल डिस्टेंस नहीं रखना है। मैं कहूँगा सोशल डिस्टेंस थोड़ा सा मिसनॉमर टर्म है, क्योंकि फिज़िकल डिस्टेंस ज़्यादा बेहतर है। फिज़िकल डिस्टेंस की आपस में आप दूर दूर रहें लेकिन मन से दूर ना रहें, फिज़िकली दूर रहिए। अब उससे आप चाहें तो डायरेक्ट भी आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने फ्रेंड्स से, या फिर थ्रू सोशल मीडिया, जो भी हम लोग सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं उससे आप वीडियो कॉल के थ्रू, वीडियो चैट के थ्रू या सिंपल अपने जिस भी तरह से आप चाहें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइंस ये इंडिया में अभी बहुत कम है, स्पेशली मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के लेवल पे कोई ऐसी स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी इसके ऊपर काम कर रहा है कि एक नेशनल मेंटल सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन बनाई जाए और साथ में एक साइकियाट्रिक टेली हेल्थ सर्विसेज को और आगे बढ़ाया जाए कि जो लोग डिस्ट्रेस में हों, चाहे 24 घंटे किसी भी समय, और उनके पास कोई बात करने वाला नहीं हो, तो कम से कम वो लोग उस हेल्पलाइन पे कॉल करके अपने विचार व्यक्त कर सकें ताकि उधर से कोई ना कोई साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। थैंक यू वेरी मच सर।